नमस्कार। द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी पांडे जी और सनी सारद भी जो है मौजूद हैं। आप देखिए कि कैप्शन में हमने लिखा क्या है। दरअसल बजट सत्र चल रहा है और सदन की कार्यवाही के अंदर से जो है जो तस्वीरें निकलती है, जो खबरें निकलती है, उस पे हम लोग कोशिश करते हैं कि चर्चा करें और बातचीत करें। आप तक यह बताने समझाने की कोशिश करें कि दरअसल चल क्या रहा है अंदर। आप देखिए कि आज, जैसा कि कैप्शन में भी आपको दिख रहा होगा, कि डीसी, इंजीनियर और एसीबी, एसीबी जो राज्य का सबसे जो प्रमुख जो जांच एजेंसी है, इन तीनों के ऊपर जो है आरोप लगे और सदन में खुलकर के बोला गया। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है। आमतौर पे जब आप पढ़ते हैं, देखते हैं इस तरीके की चीजें, तो ऐसा देखने को मिलता है कि विपक्ष के जो एमएलए हैं, जो नेता हैं, वो इस तरीके की बातें करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन सदन के अंदर जो है आज उल्टा ही देखने को मिला। विपक्ष ने नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने बोकारो डीसी और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और उसके अलावे जो है एसीबी के ऊपर कई तरीके की टिप्पणियां की। इसीलिए हम लोगों ने जो है आज कैप्शन में लिखा है कि विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष के निशाने पे रहे डीसी, इंजीनियर और एसीबी। आपको मालूम होगा कि जिस तरीके से फॉलो अप डॉट इन पे जो है खबरें आपको मिली है और उसमें हमने आपको बताया कि एक पुराने मामले को लेकर के जो है सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायक प्रदीप यादव से लेकर के रामेश्वर उरांव से लेकर के कई दूसरे जो है अड़ गए और उसी दौरान एसीबी के ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी की, जिसमें कहा गया रामेश्वर उरांव की तरफ से कि एसीबी का तो तीन ही काम ही है, फंसाना है और इसके अलावे जो है और कुछ कुछ उनके तरफ से बोला गया। वो सारी चीजों पे जो है बातचीत हम लोग करेंगे। और बोकारो की जो एमएलए हैं जो जीत करके आई हैं, श्वेता सिंह, बिरंची नारायण को हरा करके आई हैं, उन्होंने बकायदा बोकारो डीसी के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि बोकारो डीसी उनके साथ बदतमीजी की है और सदन के अंदर यह सब कुछ चल रहा था। तो आप देखिए कि सत्ता पक्ष के विधायक ही जो है एक तरीके से इनडायरेक्टली सरकार के कार्यप्रणाली पर जो है सवाल उठा रहे थे। सबसे पहला सवाल जो है मेरा सनी से है। और सनी, सबसे पहले तो आप वो प्रकरण समझाइए सदन के अंदर जो हुआ, जिसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हैं, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ शायद चंद्रशेखर चंद्रशेखर और दूसरा जो एसीबी के ऊपर जो टिप्पणी की गई उस दौरान, वो पूरा प्रकरण आप समझाइए कि सदन के अंदर दरअसल चल क्या रहा। देखिए, प्रश्नकाल में जो पोड़ैयाहाट के विधायक हैं और कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं प्रदीप यादव, उन्होंने सवाल उठाया था कि स्वर्णरेखा परियोजना में जो गड़बड़ियां हुई थी, जो एक दूसरा खाता, नया खाता बनाकर और उसमें पैसे ट्रांसफर किए गए थे, इस मामले में लीपापोती हुई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जो कार्यपालक अभियंता हैं चंद्रशेखर, उन्हें बचाने के लिए जो है, जो नीचे के कर्मचारी हैं, हाँ, अपर डिविजनल जो क्लर्क हैं संतोष, उनको उन्हें उन पर तो कार्रवाई हुई, लेकिन ऊपर के लोगों को जो है इस मामले में बचाया गया। जबकि इस मामले की जांच वित्त विभाग से भी की गई, उसके बाद भी कुछ हो नहीं पाया। और देखिए कि प्रदीप यादव ने सवाल उठाया और इसमें जब ये आगे बात चली तो इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई सीनियर विधायक ने भी जो है शामिल हुए, जिसमें कि स्टीफन मारांडी, हेमलाल मुर्मू, मथुरा महतो तक खड़े हुए। और उन्होंने कहा कि अगर इस पे कार्रवाई होगी तो ये एक अच्छा मैसेज जाएगा, सरकार की अच्छी छवि बनेगी। क्योंकि जो है इस मामले में सिर्फ छोटे लोगों को ही जो है बल्ली का बकरा बनाया गया है या फिर कार्रवाई हुई है। और उन पे भी कार्रवाई के पक्ष में ये लोग रहे, लेकिन ऊपर के जो लोग हैं, मतलब खास जो गुस्सा सब में दिखा वो खास करके जो कार्यपालक अभियंता हैं उनके तरफ से ही देखा गया। जब विभागीय मंत्री जो जवाब दे रहे थे, योगेंद्र प्रसाद महतो, तो वो प्रभारी वो बोल रहे थे कि पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, किसी को बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई है, अगर आप कह रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी, जांच होगी। तो 1 सप्ताह का समय जो है उन्होंने मांगा है और उसके बाद प्रदीप यादव जो है तैयार हो गए कि ठीक है 1 सप्ताह। इसी बीच जो है रामेश्वर उरांव भी उन्होंने कहा कि जो है एसीबी जो जांच करती है उसका सिर्फ 3 ही काम है, किसी को फंसाओ, किसी को
किसी को धसाओ और किसी को बचाओ। तो ये उन्होंने एक धसाओ बचाओ। तो चूंकि वो खुद आईपीएस अधिकारी रहे हैं और चूंकि ये जो चर्चा चल रही थी, ये जो पूरा मामला था, जिक्र कैसे आ गया, मतलब ये पूरा जो मामला था वो चूंकि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ही थे उस समय जब वित्त विभाग से इसकी जांच हुई थी और ये हुई थी, तो लग रहा है कि उसी दौरान फिर एसीबी पर जो है ये खड़ा होकर बोले पांडे जी। एसीबी अचानक से कैसे आ गया इसमें? देखिए, जब ये मामला था कि 100 करोड़ रुपया एल&टी को देना था कंपनी को, एक फर्जी अकाउंट बना, उसमें रोकड़ पाल जिसको क्लर्क बोल रहे हैं उनके अकाउंट में पैसा गया। वित्त विभाग में जब इसकी जांच हुई तो मुख्य अभियंता थे प्रभात कुमार, उसके बाद कार्यपालक अभियंता थे चंद्रशेखर, उनके अलावा और कई लोगों को इसमें मतलब कसूरवार माना गया, दोषी। तो विभाग ने एफआईआर करने का आदेश दिया। उस समय विभाग ने सिर्फ रोकड़ पाल पे क्लर्क के, क्योंकि उसी के उनके अकाउंट में गया, वो मामला एसीबी के पास गया जांच के लिए। अच्छा, वो चल रहा है। उसी बात को लेकर कहा गया, चूंकि वो डीजी रहे हैं और उन्होंने बताया भी कि जो एक मुख्यमंत्री जब मैं बिहार में था उनसे मेरी करीब थी, तो उन्होंने पूछा किस तरीके का केस है। उन्होंने कहा 3 तरह का एसीबी में केस होता है। एक धसाओ, मतलब जो केस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चल रहा है उसको इतना धसा दो, नीचे कर दो कि क्या हो रहा है कुछ नहीं, जरूरत पे निकालो। हाँ, और दूसरा फंसाओ, किसी बेगुनाह को फंसा दो। और तीसरा है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दो, मतलब क्लियर कट जांच हो। तो बोले तीसरा है कि बचाओ, नहीं उन्होंने कहा नहीं, उनका यही था लाइन कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी कर दो। तो बोले कि ऐसा जांच एसीबी में कई होता है और भी एजेंसियां हैं। एक तरीके से बात में तो पूरी कार्य प्रणाली पे ही सवाल उठ गया ना। और वो व्यक्ति जो पहले से रहे हैं, एसीबी को लीड करते रहे, प्रशासन के बड़े ओहदे पे रहे, वित्त मंत्री तो पॉलिटिक्स में बाद आए, उसके पहले तो वो आईपीएस नहीं, उनके वित्त मंत्री रहते के दौरान ये जांच में गड़बड़ी पाई गई थी। उन्होंने ही, उनके विभाग ने ही जांच में, जल संसाधन विभाग का जो ये आया था मामला, उस समय उन्होंने ही आदेश दिया था। पर विभाग में जब गया ये मामला तो सिर्फ क्लर्क रोकड़ पाल पे ही एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ, क्योंकि उसके अकाउंट में गया। तो आज सारे विधायकों ने इस बात को रखा, चाहे वो जेएमएम के हो, कांग्रेस के हो, कि भाई ये कैसा जांच चल रहा है। जब अगर किसी घटना में 5 लोग दोषी हैं और किसी एक पर चल रहा है, यानी किसी को बचाने की साजिश है, तो प्रभात कुमार और वो चंद्रशेखर को लेकर चर्चा छिड़ी। तो उसमें प्रदीप जी ने कहा कि भाई क्यों नहीं हुआ एफआईआर, और वो चाह रहे थे कि सदन से उसी सर में नियमन आ जाए कि भाई निर्देश आ जाए कि भाई हाँ इस पे एफआईआर हो। प्रदीप यादव ने इतना तक कह दिया कि वो धरने पे बैठ जाएंगे। हाँ, अगर अभी चूंकि एक समझौता सहमति बनी कि 7 दिन के बाद इसको पुटअप किया जाएगा, क्योंकि विभागीय मंत्री ने 7 दिन का वक्त मांगा, चलते सदन में कहे कि वो हम जवाब दे देंगे। अगर उससे संतुष्ट नहीं हुए प्रदीप यादव तो उन्होंने कहा कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सत्ता पक्ष के विधायकों को किसी बात की जांच के लिए इतना रगड़ घसर करना पड़ रहा है। तो सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर विपक्ष किसी चीज की जांच की मांग करेगा या किसी पे कार्रवाई करने की, तो कितना वक्त लगेगा। आज एक और सवाल है पांडे जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। दूसरा सवाल यह है कि भाई ये बीते सरकार में भी इन्हीं लोगों की भूमिका थी, उस वक्त क्यों नहीं इस तरीके से किया गया? देखिए, उस समय जब ये मामला आया था, मंत्री मिथिलेश ठाकुर थे, उनका मैंने बाइट भी लिया, मतलब उनसे बातचीत भी, तो उन्होंने कहा कि विभाग स्वतंत्र है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, हर किसी पे कार्रवाई होगी, इसका निर्देश मैंने दे दिया है। तो अब उन्होंने जब निर्देश दे दिया तो विभाग किस के इशारे पर, किस उधेड़बुन में, किस मनोस्थिति में सिर्फ एक आदमी पर एफआईआर किया, इसी बात को आज सारे विधायक लोग कह रहे थे कि भाई जब मुख्य अभियंता, कार्यपालक अभियंता, उनमें को भी दोषी माना गया, तो सिर्फ रोकड़ पाल पे ही एफआईआर क्यों हुई? तो और रामेश्वर उरांव कह रहे थे कि एफआईआर इज नॉट ए पनिशमेंट, आप तुरंत मतलब बोल दीजिए कि हाँ भाई उन पे भी एफआईआर होगा, उनके भी जांच होगी।
लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा अनुभव है, व्यक्तिगत मैं बता रहा हूं कि 3-4 तरह से जांच होता है एसीबी में। ठीक है, मतलब वो पहले तो जांच की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और जांच और होने वाली कार्रवाई जो संभावित है, जिसको अभी टाला गया है 7 दिन तक, टाला नहीं बोल सकते, मतलब बोला गया है कि भाई आपको जवाब दिया जाएगा, उस पे अभी से ही इनको संशय भी है। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं टोटल ड्यूरेशन ज्यादा हो गया ना, जब से ये मामला सामने आया और तब से अभी तक दूध का दूध पानी का पानी है। सरकार का अकाउंट से पैसा आपके खाते में गया, किसके किसके संलिप्तता से गया। तो बोले कि एसीबी कई तरह की जांच करती है। एक धसाव, जो सालों तक केस का जांच ही चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो ही रहा है, तो धसाव वाला में चल रहा है कुल मिला करके। और यही वजह है कि जो सत्ता पक्ष के ही विधायक हैं वो सवाल उठा रहे हैं। पूरा स्पष्ट सा मामला है अवैध निकासी का। आप पीछे अगर इसको लेकर के रिसर्च करेंगे तो ज़्यादातर जो है आपको स्टोरी इससे संबंधित मिल जाएगी। सनी, बाबा ये बोल रहे हैं पांडे जी कि ये जो अगर सत्ता पक्ष की स्थिति ऐसी है कि वो सरकार में, जिसमें वो दोबारा चुन करके आए हैं, 56 लोग हैं, सबसे प्रचंड बहुमत है झारखंड का, अगर सफर को अगर देखें तो उसमें भी इन लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, तो बाकी ये विपक्ष के लोग हल्ला हंगामा करके ही क्या कर लेंगे? अब बिल्कुल देखिए, एक तो सरकार के ही जो पार्टियां हैं जिसके विधायक हैं वही सवाल खड़ा कर रहे हैं और उनके लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। दूसरी बात ये भी है कि एक प्रोसेस भी है कि इस हिसाब से इस पर सदन अपना पक्ष रखता है और फिर मंत्री जवाब देते हैं और उसके बाद आगे की कार्रवाई होती है। लेकिन आप समझिए कि एक अधिकारी का नाम आता है और उसके बाद सत्ता पक्ष के ही कई विधायक, वो भी बड़े चेहरे, खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, इन पर कार्रवाई होगी तो फिर जो है मैसेज अच्छा जाएगा। इसका मतलब बात सिर्फ वहीं तक नहीं है, इसके पीछे, पर्दे के पीछे भी बहुत बात है। कार्यपालक अभियंता जिनका नाम बार बार आज सदन में उठा, क्या सचमुच में उनकी कार्यशैली या छवि पहले से ऐसी रही है? मान लीजिए वो तो कई जगह उनकी पोस्टिंग रही होगी, उन विधायकों से उनका पाला पड़ा होगा और उस वजह से जो है इनका नाम आ रहा है। और अब चूंकि विधानसभा में यह मामला आ गया है, हो सकता है कि इन विधायकों से वो ज्यादा पावरफुल हो। देखिए, कई अधिकारी तो इस स्थिति में जरूर है, ताकत भी तो है ना लोगों के पास। तो कई विधायकों का तो यही आरोप था कि कार्रवाई करने में क्यों समय लग रहा है। मतलब आप सिर्फ एफआईआर 1 पे क्यों दर्ज कराए, आखिर किन वजह से इनको बचाया जा रहा है? विभागीय मंत्री इसका जवाब दे। हाँ सर, नहीं, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो बिल्कुल कई ऐसे अधिकारी हैं, जैसा कि आपने कहा कि हो सकता है कि उनसे अधिक ताकतवर हों। कई अधिकारी हैं इस स्थिति में कि एक विधायक से अधिक, उसकी भी एक झलक आज दिख गई। उसकी भी एक झलक आज दिखी, और जिसका कैप्शन में हम लोगों ने जिक्र भी किया कि बोकारो की जो विधायक हैं श्वेता सिंह, उन्होंने सवाल उठाया विधानसभा में और बताया कि किस तरह से जो बोकारो की डीसी हैं विजया यादव, वो बदतमीजी से बातचीत करती हैं। वो एक कोई दफ्तर था, सरकारी दफ्तर, जो 3रे तल्ले पर शिफ्ट किया जा रहा था, उसी मसले को लेकर वह डीसी से फ़ोन पर बातचीत कर रही थी और डीसी तभी बोलने लगी कि नहीं, आप जो है इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। ये कह रही थी कि मैं कोई आदेश नहीं दे रही थी, मैं तो सिर्फ बोल रही थी कि 3रे तल्ले पर अगर ऑफिस हो जाएगा तो बहुत से दिव्यांग लोग हैं, बहुत बुजुर्ग लोग आते हैं, दफ्तर जाएंगे तो उनको चढ़ने उतरने में परेशानी होगी, तो कहीं और दफ्तर को शिफ्ट किया जा सकता है। देते हैं। हाँ। ये श्वेता सिंह का पक्ष है, और श्वेता सिंह सदन के अंदर दूसरी पाली में जो है मुख्यमंत्री मौजूद थे, और उसी दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि जो बोकारो की जो डीसी हैं विजया जाधव, उन्होंने इनसे फोन पे बदतमीजी की है, और यह बोलते समय जो है उनका गला रुंधा हो गया और वो भावुक भी हो गई। उनको लगा होगा कि भाई विधायक बनने के बावजूद अगर डीसी इस तरीके से बात कर रहा है या फिर कोई और अधिकारी ऐसे बात कर रहा है, तो वो कैसे जनप्रतिनिधि की बातों को आगे, जनता की बातों को आगे लेकर के जाएंगी। यहाँ तक तो नॉर्मल सी बात लग रही थी कि कई सारे लोग या दूसरे विधायक भी सदन के अंदर ऐसे ऐसे आरोप लगाते रहे। आपको याद है सीपी सिंह बोल चुके हैं कि रांची डीसी जब छवि रंजन थे तो कि वो फोन तक नहीं उठाते थे। तो लेकिन ये सवाल तो उठाते नहीं है। इनको थोड़ा बुरा इसलिए भी लगा होगा कि पढ़ी लिखी हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं और पहली बार विधायक बनी, और उसके बाद फिर सामने वाली वो भी महिला है, ये भी महिला है, तो उस हिसाब से बात करने के बाद, लेकिन वो जैसा कि आप इंटरव्यू भी कर रहे थे बाद में, तो उन्होंने कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं है। नहीं, लेकिन सर ये तो मैं आपको टोक नहीं रहा हूँ। इसमें महत्वपूर्ण इसलिए भी ये बात हो गई
कि उमाकांत रजक जो चंदन कैरी से एमएलए हैं, वो जो कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है, उन्होंने तो एक लाइन और आगे बढ़ करके जो है सदन के अंदर जिस शब्द का उपयोग किया, जिसका जिक्र भी हमने किया, बकायदा उन्होंने कहा कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट बहुत ही उदंड है और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और स्पीकर के सामने वो दो दो बार खड़ा हुए। जब स्पीकर ने निर्देश दिया संसदीय कार्य मंत्री को, जब उनको बजट पे चर्चा के बाद जो है आखिरी में जवाब देना था सत्ता पक्ष का, तो उस दौरान जो वित्त मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर जी, उन्होंने बकायदा बजट पे सरकार का पक्ष रखने से पहले जो है इस पे एक बयान अपनी बात भी रखी कि चूंकि जिस तरीके से, जिस प्रभाव से वो बोली हैं श्वेता सिंह, अपनी शिकायत दर्ज कराई हैं, तो सदन ने माना कि बाकी में इनके साथ जो है गलत हुआ है और ये हर्ट हुई हैं। वो जिस लहजे में बात कर रहे हैं तो वो समझ में आ जाता है कि कौन किस तरीके से बात कर रहा है। तो अब देखिए कि हम लोग जो अदृश्य ताकत और ये वाली जो बात बोल रहे थे, तो सामने से दिख रहा है कि अब एक डीसी, ठीक है डीसी का बहुत ये है, सम्मान है, वो भी पढ़ लिख करके नहीं, वो सम्मान है ठीक, लेकिन आपको एक जनप्रतिनिधि के साथ तो आपको बैलेंस करके चलना बिल्कुल। कार्यपालिका और विधायिका को लेकर अक्सर ये स्थिति होती रही है। आपको याद होगा कि पिछली सरकार में कांग्रेस की महिला विधायक, जिसमें कि अभी मंत्री बन गई है दीपिका पांडे, वो लोग भी थी, तो उन्होंने भी विरोध जताया था कि अधिकारी उनकी बात सुनते नहीं फोन नहीं उठाते हैं। हाँ, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से वो विधायक ही सीनियर हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो उस हिसाब से अगर नहीं सुने तो फिर तो विधायक के पास तो ये हक है कि जो उनका सदन है विधानसभा के अंदर, ये सवाल उठाकर विशेषाधिकार की बातचीत कर, इसमें सनी लिखित शिकायत भी कर दिया गया। लिखित शिकायत, वो पत्र भी मेरे पास आया है, वो लिखित शिकायत भी की है जाकर, और वो फिर वो बोली भी हैं। मैं इसका फॉलोअप भी लूंगी कि इसमें कुछ काम हुआ कि नहीं। जो लिखी है वो भी मैं पढ़कर बता दे रहा हूँ। श्वेता सिंह की चिट्ठी है, विधायक बोकारो। उन्होंने लिखा है कि विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और इसमें लिखा है कि उपायुक्त बोकारो द्वारा विशेषाधिकार हनन की सूचना। सादर निवेदन है कि दिनांक 5/3/2025 को मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र संबंधी कुछ समस्याओं को लेकर उपायुक्त बोकारो से फोन पर संपर्क की थी। दुर्भाग्यवश उपायुक्त द्वारा उस संवाद में न केवल अनुचित व्यवहार किया गया, बल्कि उन्होंने चिल्लाकर अशिष्टता से अपने दायरे में रहिए जैसा अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल करते हुए फोन काट दिया। इस प्रकार इसको समझिए कि बोला जाता है ना कि औकात में रहो, इस प्रकार के दायरे में रहिए कह करके जो है, इस प्रकार के व्यवहार से जनप्रतिनिधि के सम्मान को गहरी ठेस पहुंची है। अतः आपसे आग्रह करती हूं कि इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों के विशेषाधिकार की रक्षा हो सके। ये पत्र आज ही उन्होंने लिखा है विधानसभा अध्यक्ष को, और ये कह रही हैं कि आज ही उन्होंने फोन किया था। नहीं, बिल्कुल आज ही का फोन कॉल्स था। हम, मुझे तो लगता है कि सदन के अंदर सूचना के माध्यम से जब वो जानकारी दे रही थी तो उसके जस्ट थोड़ी देर पहले की ये बातचीत होगी, जैसा कि वो जब आई और अपनी बात रख रही थी। लेकिन इसका भी जो है जवाब राधा कृष्ण किशोर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने पहले ही दे दिया है और बाकायदा कहा कि न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के भी जो एमएलए हैं यहाँ पे, सबके विशेषाधिकार की जो रक्षा है वो सरकार उस पर नजर रखेगी और उसको सुनिश्चित करेगी और इस पर कार्रवाई की भी बात जो है उन्होंने स्वीकारी है। अब बिल्कुल उन्होंने कहा है कि चूंकि वो उन्होंने कहा कि आप जैसे जिस हिसाब से बोल रही हैं, मतलब वो चूंकि भावुक हो गई थी, तो लग रहा है कि ये आप हर्ट हो गई हैं, भले ही मतलब लग रहा हो कि ये पर्सनल मामला है, नहीं, लेकिन नहीं, ये विधायिकी से जुड़ा हुआ मामला है, विधायी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई किसी भी विधायक का जो विशेषाधिकार है उसका हनन नहीं होगा, उन्होंने आश्वस्त किया है। और अब देखिए इस मामले में आगे क्या होता है। बाबा एक सवाल है, मतलब एक बड़ा अट्रैक्ट करता है ना, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, चुनाव जीतने के बाद भी एक लड़ाई है और वो बड़ी लड़ाई है। चुनाव जीतने से कम की लड़ाई नहीं है कि भाई कैसे आप जो है पूरा सिस्टम को अपने तरीके से, अपने लोगों के तरीके से, संवैधानिक तरीके से ही, लेकिन उसमें कैसे आप मदद करते हैं, उसकी भी एक लड़ाई चलते रहती है। बिल्कुल चलते रहती है। और ये न्यूली बॉर्न स्टेट जो होता है, न्यूली बॉर्न कंट्री होता है, वहाँ ज़्यादा चलता है। आप जैसे देखेंगे जब बिहार का गठन हुआ, बिहार यूपी में नेता ज्यादा हावी रहता है, हाँ, यहाँ अधिकारी ज्यादा हावी। बिहार का भी जब गठन हुआ था
तब भी उसमें बाकायदा 16 वॉल्यूम की किताब है कि उसमें शायद ही कोई विधायक थे जो विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं लेकर आए। पहले तो समझना होगा इसका कारण क्या है। आम पब्लिक भी ये सोचता है कि हमने जिसको चुना विधायक या सांसद बनाया, अब उसके पास इनॉर्मस पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। दरअसल चुनाव में भी नेता प्रचार ऐसे ही करते हैं कि अगर आप हमको विधायक या सांसद बना दीजिएगा तो आपके घर में लाइट नहीं रहेगा तो हम चांद तोड़ के ला देंगे, अगर फूल नहीं मिलेगा आप रास्ता पे चलेंगे तो हम पूरा तारा बिछा देंगे। तो ये पब्लिक जानती नहीं है ड्यूटीज और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका भी और अपना भी। अब रही बात कि इलेक्टेड और सिलेक्टेड में जो लड़ाई होती है, तो ये इलेक्टेड आदमी सीधा लिखा है संविधान में कि वो ज्यादा सुपीरियर होगा अगर प्रोटोकॉल की बात करें, सिलेक्टेड आदमी नहीं होगा। लेकिन ऐसी बार बार घटनाएं क्यों घटती है? इंदर सिंह नामधारी और बाबूलाल मरांडी जब इस राज्य के मुख्यमंत्री थे और नामधारी जी स्पीकर थे, उस समय से शुरुआत करें अभी तक विशेषाधिकार कमेटी ने क्या कार्रवाई की उसका रिपोर्ट निकाल लीजिए। दरअसल होता क्या है, विशेषाधिकार कमेटी के पास चला गया मामला। अब विशेषाधिकार कमेटी क्या करती है, मैंने कई बार देखा है कि डीसी को कॉल करती है तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं, हल्का नहीं। फिर उसके बाद जब यहाँ से मतलब कमेटी बहुत जोर देकर कहती है कि आपकी जरूरत नहीं है डीसी को भेजिए, तो वो डीसी आए या मतलब कोई भी अधिकारी एग्जाम्पल। अब उसमें क्या होता है कि ये 2 या 3 बैठक होती है, दोनों का बयान लिया जाता है, मतलब जो आरोपी है और जो शिकायत करता है। इस बीच में एक लंबा टेन्योर चला जाता है, उसके बाद ये मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। किसी का ट्रांसफर हो गया, किसी का कुछ हो गया, ट्रांसफर से वो केस तो खत्म नहीं होता, लेकिन मतलब मामला शांत हो जाता है। और उसके बाद एक सिंपल होता है कि अच्छा ठीक है गलती हो गया, आप लेके अब हमको रामेश्वर उरांव वाला जो है बयान याद आ रहा है, एसीबी वाला, और पूरा सिस्टम उसी तरीके से चल रहा है। अगर इलेक्टेड आदमी सिलेक्टेड पे कोई कड़ी कार्रवाई कर दे, फिर आप देखिएगा इसका रिपीटेशन इतना नहीं होगा। सनी कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, मैं वही बता रहा था कि किसी डर नहीं है। अगर उस आप देखिए कि हाईकोर्ट में डर नहीं भी रहे तो लिहाज तो रहे एटलीस्ट। हाँ, हाईकोर्ट में वही मैं बता रहा था कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें कि डीजीपी मुख्य सचिव को सशरीर उपस्थित होकर जवाब देना पड़ा। एक तो मामला मुझे याद है कि दोपहर को हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश आया कि नहीं, डीसी को 4 घंटा के अंदर पहुंचना है रांची। मंजूनाथ भंजंत्री जी तो मुझे याद है कि किसी मामले में आए थे हाईकोर्ट, तो 4 घंटे के अंदर पहुंचना पड़ा। तो जो न्यायपालिका के प्रति जो श्रद्धा, विश्वास, आस्था या नियम कानून है, वही हिसाब जो है विधायिका और कार्यपालिका के बीच भी हो और वही मतलब अगर संतुलन बने तो फिर मुझे लगता है कि व्यवस्थाएं ठीक से चलेंगी। लाइव काफी लंबा हो रहा है, आप सभी का शुक्रिया। और हर रोज हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि अगर कुछ महत्वपूर्ण रहा सदन के अंदर बजट सत्र के दौरान। हाँ, पांडे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सत्ता पक्ष इंगेज है, काम करता दिख रहा है, तो विपक्ष क्या कर रहा है, तो फिल्म देख रहा है। विपक्ष इत्मीनान से आज फिल्म देखने गए, ताकि उनको पता है मोदी जी खुद फिल्म देखने जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो प्रमोट करते हैं। सत्ता पक्ष तो यहाँ विधायक काम करते रहा हमारा आराम से। आज विपक्ष, हम लोग जो कल लाइव किए जिसका कैप्शन रखे कि शालीन सदन और अनुशासित माननीय, आज हालांकि देखे कि उसका लगता है कि कुछ उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा था। वो लोग वॉकआउट कर गए, हालांकि वो लोग मूवी देखने जाना था, एक फिल्म है बॉलीवुड की, उसी को देखने जो है बाबूलाल मरांडी अपने नेताओं के साथ, विधायकों के साथ गए थे। तो लाइव काफी लंबा हो रहा है, अब लाइव में इतना ही। एक जो हम लोग बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं, जो खास करके जो बिहार से जो कुछ दर्शक जुड़ते हैं, जो झारखंड की खबरों पर भी नजर रखते हैं, आप हमारे फॉलो बिहार का जो हमारा जो अपना फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर, इंस्टा पे जो हम लोगों ने शुरू किया है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो भी आप तक पहुंचती रहे। और झारखंड से हर छोटी बड़ी खबरों के लिए तो आप लोग बने ही रहते हैं, इसके लिए आपका बेहद ही शुक्रिया।